गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे सीरीज का आज हमारा डे 36 है। हमने एक टारगेट लिया था कि रेलवे का जो कंप्लीट सिलेबस है उसे हम लोग 90 डेज के अंदर कवर करेंगे। रेशियो हमारा चैप्टर चल रहा था। रेशियो चैप्टर की आज हमारी क्लास 3 है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम और इसके अंदर लिखा हुआ है वासु स्टडी IQ। ये टेलीग्राम का अपना चैनल है वासु स्टडी IQ नाम से। यहां पर डेली बेसिस पर आपको एक तो क्लास की लिंक मिल जाती है, प्लस में जो मैं आपको पढ़ाता हूं, जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है आपको PDF मिल जाती है। और सारी की सारी PDF अब तक, जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, अब तक जितनी क्लासेज हुई हैं रेलवे को लेकर, सबको कंपाइल करके एक सिंगल फॉर्म में आपको PDF मिल जाएगी। प्लस यहां पर एग्जाम रिलेटेड और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। यहां पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और सेशन स्टार्ट करने से पहले सवाल नंबर 638 को हमें डील करना है वैसे तो, लेकिन एक ज्योमेट्री का होमवर्क था, उसको मैं थोड़ा सा डील कर लेता हूं। ज्योमेट्री का होमवर्क आपको दिया था उन सवालों के अंदर, तो सवाल कुछ आपका इस टाइप का सा था एक, कि ये आपका एक क्वार्टर सर्कल है, सर्कल का चौथा हिस्सा 90 डिग्री बना है ना, ये देखो इस हिसाब से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये 4 बराबर हिस्सों में हो गया। फिर इसमें आपसे एक सवाल पूछ रखा था कि इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, ये सवाल था। इस क्वेश्चन का कम ही बच्चों ने वैसे तो रिप्लाई किया था वहां कमेंट सेक्शन के अंदर। तो देखो, जिन बच्चों को इश्यू आ रहा था वो इस बात को समझ लें कि इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसको कन्वर्ट कर ले जाओ आप एक सर्कल के अंदर। सर्कल के अंदर आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब आप क्या करो, इस पार्ट को इस पार्ट से मिला दो। मिलाने का क्या फायदा होगा, तो बात को ऑब्जर्व करना। अगर मैं इसे नाम देता हूं A, ये B, O और ये मैं मान लेता हूं P, तो देखो A और B ने सेंटर पर जो एंगल बनाया वो कितना है, 90 डिग्री। A और B सर्कमफेरेंस पर जो एंगल बनाएगा वो इसका जस्ट हाफ होता है, तो ये कितना आ गया, 45 डिग्री लिखा जा सकता है। आगे कैसे सोल्व करेंगे, आगे क्या सोल्व करना है, हो चुका है सवाल आपका सोल्व। देखो ये क्या बन गया, इसको अगर मैं Q नाम दे देता हूं तो A Q B P आपका क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज। कैसे हुआ भाई, चारों के चारों वर्टेक्स आपके सर्कमफेरेंस या परिधि पर है। और आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल्स का सम 180 होता है। तो आप यहां से कह सकते हैं कि ये 45 है तो ये कितना होगा, दोनों को जोड़ोगे 180 आना चाहिए, तो ये एंगल आपका हो गया 135 डिग्री। तो ये उस सवाल का रिजल्ट था। सवाल आसान है, सारी की सारी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उनको हमने डील कर लिया था। बस इस सवाल में ध्यान क्या रखना था, आपको सर्कल बनाना था। सर्कल बना लोगे तो ये सवाल आपका इजी वे में सोल्व हो जाएगा। चलो भाई सवाल नंबर 638 की तरफ मूव करते हैं। लैंग्वेज को रीड करो। (638) में देखो इसने क्या कहा कि पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के किरायों का जो अनुपात है वो 3:1 है। पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में सफर कर रहे यात्रियों का अनुपात 1:50 है। एक विशेष दिन 1325 रुपए का कुल किराया वसूला गया, तो दूसरी श्रेणी से वसूला गया कुल किराया ज्ञात करें। सिंपल सवाल है। देखो फर्स्ट क्लास है आपकी और आपकी सेकेंड क्लास है, मान लो ये किसी ट्रेन की बात कर रहा है। अब यहां पर देखो किराया कितना है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं किराया। अगर कोई यात्री फर्स्ट क्लास में यात्रा करेगा तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 3 रुपए। और अगर वही यात्री उसी दूरी को सेकंड क्लास में तय करना चाहता है तो उसे रुपए कितने देने पड़ेंगे, 1। क्लियर। यहां पर देखो यात्री कितने हैं आपके, पैसेंजर्स कितने हैं, तो फर्स्ट क्लास का किराया ज्यादा होता है तो जायज सी बात है कि लोग कम बैठेंगे। तो यहां यात्रा कर रहा है एक यात्री और यहां किराया कम होता है, इस वजह से यात्रा ज्यादा लोग करते हैं। ठीक है भाई, तो यहां इसने दे रखे हैं 50 यात्री। अब एक बात बताओ, कुल किराया कितना मिलेगा,
तो सिंपल सी बात है भाई, कुल किराया निकालने का आसान सा तरीका है, एक यात्री से आप कितने रुपए लोगे गुणा में कुल यात्री कितने हैं। तो यहां से आपको कितने रुपए मिले, 3 गुणा 1 3 रुपए, प्लस यहां एक यात्री से 1 रुपए लेता है लेकिन यात्री 50 है तो 50 रुपए यहां से मिले। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर डे में 53 रुपए मिले, लेकिन इसने कहा कि 53 रुपए नहीं है भाई, एक्चुअल के अंदर ये कितने हैं 1325 रुपए। किससे गुणा किया, डिवीजन कर दो भाई, 132 में 53 का डिवीजन करोगे 2 बार, 53 गुणा 2 कितना आ गया अपना 106, 106 में 10 जोड़ा 116, फिर 10 जोड़ा 126, फिर उसमें 6 जोड़ा, तो आपका यहां पर क्या बचा है 265। किससे गुणा कर दो भाई 5 से, देखो 50 से करोगे तो 50 को 5 से करोगे 250, 5 गुणा 3 15, तो इसका मतलब 25 बार गुणा किया। दूसरी श्रेणी से वसूल किया गया किराया, सिंपल है, ये किराया वसूला है, इसको 25 से गुणा कर दो, 25 गुणा 5 125, ये आपका रिजल्ट हो गया। एग्जाम में क्या करना था भाई, एग्जाम में ये चीजें तो आपकी समझ में है, ये अनवांटेड काम है, इसको साइड में करो, इसकी नीड ही नहीं थी। साफ साफ दिख रहा है आपको, एक लॉजिक पता है कि किराया रेलवे को कैसे मिलेगा। तो सिंपल है भाई, किसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर एक पैसेंजर से कितने रुपए लिए जा रहे हैं और उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं, गुणा कर दो कुल किराया। तो साफ साफ दिख रहा था कि 3 रुपए फर्स्ट क्लास के हैं, यात्री 1 है, 3 रुपए आएंगे। 1 रुपया किराया ले रहा है सेकंड क्लास के अंदर, यात्री 50 है, तो 1 गुणा 50 50 रुपए, टोटल कितने रुपए भाई 53 रुपए। 53 किसको बताता है 1325 को, 25 से गुणा किया। तो इसका मतलब यहां पर कंपैरिजन आपने कर लिया। अगला डेटा आसान है, 25 से ही तो गुणा करना है, तो 125 और 1 0 1250। तो मेरा प्रयास ये है कि आप इन चीजों को पकड़ने की कोशिश करें। अनवांटेड जितना भी काम है प्रयास करो कि उस सारे के सारे को हटा दो। तो इससे क्या होगा, एक कम नॉलेज के अंदर भी आपके मैक्सिमम सवाल अटेम्प्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। चलो भाई सवाल नंबर 639। देखो इसने क्या कहा, किसी रेल की फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में किराए का अनुपात कितना है 4:1। लैंग्वेज क्लियर है आपकी कि कोई यात्री अगर पहली श्रेणी में जाएगा तो उससे 4 रुपए लिए जाएंगे और दूसरी श्रेणी में बैठेगा तो उससे 1 रुपया लिया जाएगा। यात्रियों की संख्या का अनुपात इसने बताया, फर्स्ट क्लास में 1 यात्री ट्रेवल करता है तो सेकंड क्लास में 40 यात्री ट्रेवल करते हैं। एक दिन का कुल किराया 1100 रुपए है, तो फर्स्ट क्लास से कितना किराया मिला। तो देखो सिंपल सी बात है भाई, 4 रुपए लिए यात्री 1, 4 गुणा 1 फिर 1 गुणा 40, टोटल किराया कितना भाई 44 रुपए मिला। 44 नहीं है, 44 किसको बताता है 1100 को। 1 की वैल्यू निकाल लो तो किसका डिवीजन कर दूं मैं 44 का, आ गई 1 की वैल्यू रेशियो में। आपसे क्या पूछा, प्रथम श्रेणी से प्राप्त किराया, प्रथम श्रेणी से कितना मिला 4 गुणा 1, टोटल 4 रुपए। 1 की वैल्यू ये निकाल ली, 4 से इसको कर दो भाई गुणा, ये 11 बार कट जाएगा, ये इसको खत्म कर देगा, तो रिजल्ट क्या आ गया आपका 100। ये आपको करना है। तो मेरा प्रयास ये है कि आप छोटी छोटी चीजों को अंडरस्टैंड करें। देखो समझ सबसे जरूरी है, जैसे पिछला सवाल आपने देखा उसको बिल्कुल डिटेल में करना ही पड़ेगा आपको। जब तक चीजें आपकी कॉमन सेंस में नहीं जाएंगी तब तक आपको डिटेल में करना पड़ेगा। एक बार चीजें आपकी कॉमन सेंस में चली गई तो इस पैटर्न का सवाल इस हिसाब से आप खत्म कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। चलिए अभी सवाल नंबर 640। 640। देखना इसने क्या कहा कि एक कंपनी में कर्मचारियों की संख्या को 9:4 में घटा दिया गया। इसका मतलब समझो, इसका मतलब यह है कि अगर पहले आपके पास 9 कर्मचारी या 9 एम्प्लॉय काम करते थे तो बाद में आपने कितने कर दिए 4, तो ये होता है 9:4 में घटाना। अगर ये कहता कि 9:10 में घटा दिया, ऐसा नहीं कह सकता। रीजन, पहले 9 थे बाद में 10 हो गए, तो ऐसी लैंग्वेज होगी तो क्या कहेगा 9:10 में बढ़ा दिया। ठीक है भाई, ये लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए। तथा उनका वेतन 2:5 में बढ़ा दिया। पहले एक कर्मचारी को 2 रुपए देता था तो बाद में कितने देगा 5 रुपए।
कंपनी का खर्च किस अनुपात में घटा या बढ़ा। ठीक है भाई, तो क्या करोगे, पहले का खर्च लिखोगे और बाद का खर्च लिखोगे। कंपनी का खर्चा कहां होता है, तो आप कहोगे सिंपल सी बात है कि भी एक एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देते हो और गुणा के अंदर कितने एम्प्लॉय काम करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, मान लो कंपनी में 20 लोग काम करते हैं, हर एक कर्मचारी को 1000 रुपए दिए जाते हैं, तो आप कंपनी का कुल खर्चा अगर निकालना चाहें तो सिंपल सी बात है, 20 कर्मचारी हैं, हर एक को 1000 रुपए दिए तो 20,000 का खर्चा हो गया। सेम वो का वही कि पहले कर्मचारी 9 थे, एक को 2 रुपए देता था, तो 9 गुणा में 2 कितने भाई, 18 रुपए आ गया पहले का खर्चा। अनुपात अब कर्मचारी 4 हैं, एक कर्मचारी की सैलरी 5 रुपए है, तो 4 गुणा 5 20 रुपए लिखा जा सकता है। इसको सोल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 9:10। इतना सा काम आपको करना था। बाकी ये सवाल इतना आसान है कि आप प्रयास करें तो ये माइंड में भी हो रहा है। डेटा आसान है इस सवाल का। चलिए भाई, सवाल नंबर 641, 641। क्या कहा भाई इसने, एक मालिक अपने कर्मचारियों की छटनी 9:8 के अनुपात में करता है। फिर से इसका मतलब क्या है, पहले अगर उसके पास 9 कर्मचारी थे तो बाद में उसने कितने कर दिए, 8। उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ा देता है। पहले एक एम्प्लॉय को 14 रुपीज देता था, तो अब एक एम्प्लॉय को कितने देगा, 15 रुपीज। कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाली कुल रकम, नॉर्मल सी बात है भाई, आपके पास कर्मचारी कितने हैं और गुणा में एक कर्मचारी को आप कितनी सैलरी देते हो, कुल रकम किस अनुपात में घटी। तो नॉर्मल सी बात है, पहले कितने पैसे देता था, बाद में कितने पैसे देगा, सिंपल है। तो देखो, पहले कर्मचारी 9 थे और एक को 14 रुपए देता था, तो 14 इंटू में 9, ये पहले उसे कुल पैसा देना पड़ता था। अब कर्मचारी कितने हैं भाई, 8, और एक कर्मचारी को कितने रुपए देता है, 15 रुपए। 8 गुणा 15 सोल्व करोगे तो 2 से कटेगा, ये आ गया 7 और ये आ गया आपका 4। 3 से काटोगे, ये आपका आ जाएगा 5 और ये आपका आ जाएगा 3। 21:20। पहले 21 रुपए लगते थे, अब 20 रुपए लगते हैं, तो क्या कहोगे, कुल रकम 21:20 में घटी। अगर ये वैल्यू बड़ी आ जाती तो हम कहते, जैसे मान लो ये 23 आ जाती, तो हम कहते 21:23 के अंदर ये बढ़ती है। चलो भाई, मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। इन्हीं सवालों को क्या कर सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, जैसे इस सवाल में परसेंटेज का इसने सहारा लिया है। देखना, एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार, हर एक एम्प्लॉय का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए। पहले एक को 22 रुपए मिलते थे, अब एक को कितने मिलेंगे भाई, 25 रुपए। किंतु कामगारों की संख्या 80/3% घटा दिया जाए तो वेतन पर निवल प्रभाव क्या पड़ेगा, जो नेट इफेक्ट है सैलरी पर या टोटल जो उसका खर्चा हो रहा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक डेटा तो आसान है कि पहले भाई एक को 22 रुपए देते थे और अब एक को आदमी को आप 25 रुपए देते हैं, लेकिन कर्मचारी घटाए, इसने ये बात परसेंटेज में दी, तो 80/3% है। तो इसको प्रतिशत को अगर मैं रेशियो में बदलूं तो प्रतिशत की जगह क्या लिखेंगे भाई, 100 लिखेंगे। 20 से काटा आपने 4 बार, 20 से काटा आपने 5 बार, तो ये क्या आ जाएगा, 4/15। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या होता है, मतलब भी थोड़ा सा समझ लो भाई, ये 100% को बताता है और ये इसी की वैल्यू मतलब 80/3% को बताता है। जैसे कंपैरिजन करके बता दूं, 25% आप क्या लिखते हो, 1/4, तो ऐसे ही 80/3% क्या बना, 4/15। इसको क्या कहते हो आप, बेस है, तो ये 100%, और ये वैल्यू किसको बताती है, लेफ्ट में लिखे परसेंटेज को, यानी 25% को। चलो भाई, सवाल को सोल्व करते हैं। पहले एम्प्लॉय कितने थे भाई, सॉरी, पहले एक आदमी को कितने रुपए देता था, 20। बाद में एक आदमी को कितने रुपए देने लग गया, 25 रुपए। अब इसने क्या किया, 80.3% एम्प्लॉय घटा दिए। पहले 100% थे, 100% मतलब 15 एम्प्लॉय थे आपके पास। बाद में 80/3% मतलब 4 घटा दिए, तो कितने बचे आपके पास, 15 में से 4 चले गए 11।
सोल्व करें, 11 से कैंसिल आउट किया 2 बार, 5 से करोगे ये 3 बार और ये आपका 5 बार, तो कितना आ जाएगा 6:5। ये आपका रिजल्ट हो गया। अब ये परसेंटेज देखो हमें पता नहीं है, किसी को भी नहीं पता होती है इस टाइप की परसेंटेज, क्योंकि अपनी टेबल का पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब इनको सोल्व करके लिखना पड़ता है। इसकी लिखने की नीड नहीं थी, बस ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा है। अब इसने जो रिजल्ट पूछा है, सॉरी रिजल्ट भी किस में पूछा है, परसेंटेज में। पहले 6 रुपए खर्च होते थे, अब 5 हो रहे हैं, तो कितने की कमी भाई, 1 की। 1 की कमी किस पर, 6 पर। टेबल याद करवाई थी, तो कितना आ जाएगा रिजल्ट, 16 सही 2/3%। बाकी इतना लिख लिया, साफ पता चल रहा है। 6 से 5 हुआ, 1 की कमी 1/6, 16 2/3% आप यहां पर लिख सकते हैं। चलिए भाई, सवाल नंबर 643। सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है, लैंग्वेज को एक बार रीड करो और अटेम्प्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ट्राई करके देखो। इस सवाल में देखो इसने आपसे क्या कहा कि ए, बी और सी की आय, इनकम जो है वो 7:9:12 के रेशियो में है। उनका खर्च या एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 8:9:15 है। यदि ए अपनी आय का 1/4वां हिस्सा बचाए तो ए, बी और सी की बचत का अनुपात आपको ज्ञात करना है। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजन, यहां पर एक छोटी सी बात आप एडजस्ट करते हो और वो एडजस्ट हो जाती है, तब ये सवाल आसान भी हो जाता है। देखना जरा, आपको 3 लोग इसने दिए, एक ए दिया, एक आपको बी दिया और एक आदमी आपको सी दिया। अब इसने कहा कि इनकी जो इनकम है उसका रेशियो कितना है भाई, 7:9:12 लिखा जा सकता है। और इनका जो एक्सपेंडिचर है, इनका जो खर्च है, उसका अनुपात इसने दिया है 8:9:15 लिखा जा सकता है। अब देखो ए के बारे में इसने एक बात कही। ए क्या करता है भाई, ए के बारे में जो बात है, ए अपनी आय का 1/4 हिस्सा, उसकी जितनी भी आय है उसका 1/4 हिस्सा बचा लेता है। इसको अगर आसान भाषा में कहें तो अगर ये इनकम ऑफ ए है तो ये आपकी क्या है, सेविंग ऑफ ए। अगर ए 4 रुपए कमाता है तो उसका 1/4 करोगे तो वो 1 ही आएगा। इसका मतलब अगर ए 4 रुपए कमाएगा तो 1 की बचत करेगा। और एक्सपेंडिचर यहां से क्या लिख सकते हो, 3 रुपए। एक्सपेंडिचर किसका भाई, ए का। ये तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ताकि वो कैसी भी बात कहे कि ए अपनी आय का 4/5वां हिस्सा है वो बचत कर लेता है, इस टाइप का कोई भी डेटा आपको दे सकता है। आपको मतलब पता होना चाहिए, आपको बचत चाहिए, बचत निकाल दोगे, सिंपल सा लॉजिक होता है, इनकम में से एक्सपेंडिचर लेस करें। लेकिन यहां जो ए के लिए इसने शर्त दी है वो शर्त फुलफिल होनी चाहिए। क्या, ए 7 रुपए कमाता है, खर्च कितने करता है, 8। लेकिन इसने क्या कहा था, ए अपनी आय का 1/4वां हिस्सा बचत में ले जाता है। 4 रुपए कमाए, 1 का खर्चा कर दिया, 3 का खर्चा कर दिया, 1 की बचत हो गई। यहां नहीं मिल रहा है ऐसा कुछ, यहां कैसे मिलेगा, तो देखो यहां मिलने का यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पहले तो क्या करो आप, इस 7 और इस 8 को इक्वल कर लो। इक्वल कैसे करोगे भाई, ऊपर मैं 8 का गुणा कर दूं और नीचे मैं 7 का गुणा कर दूं। सभी को क्यों किया, रीजन ये है कि अगर मैं सिर्फ इसको 8 से गुणा कर दूंगा तो मेरा अनुपात बदल जाएगा। पीछे हमने एक बहुत छोटी सी बात पढ़ी थी कि अगर 2 या उससे ज्यादा या कितनी भी संख्याएं आपकी एक पर्टिकुलर रेशियो में हैं तो उनको आप एक ही संख्या से गुणा कर दो, उन सभी रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां देखो इनकम का रेशियो है, सबको 8 से गुणा कर दूं फिर वापस 8 से काट दो, इसका मतलब रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। और यही सबसे जरूरी बात होती है कि रेशियो पर कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ये क्यों कर रहे हैं इसका रीजन आपको समझ आ जाएगा। मैंने इसको 8 से गुणा किया, इसको 7 से किया। अब क्या लॉजिक बनेगा देखना, हमें तो ए पर टारगेट करना, बी और सी तो ऑटोमेटिक बैलेंस होंगे। ए 56 रुपए कमाता है और 7 × 8 56। ए 56 रुपए कमाता है और 56 ही खर्च कर देता है।
लेकिन कंडीशन हमें ये जस्टिफाई करनी थी कि ए क्या करे, 4 रुपए कमाए, 1 की बचत करे और 3 का खर्चा। अब देखना जरा, हमने इसे बैलेंस किया तो आपने क्या देखा, डिटेल में समझा रहा हूं मैं इस सवाल को। तो ए 56 रुपए कमाता है और 56 रुपए ही खर्च कर देता है। इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, इसको 7 से किया। ए 56 रुपए कमाता है, 56 ही खर्च कर देता है। या फिर और बेटर क्या हो सकता था, 8 और 7 का एलसीएम, लेकिन यहां पर तो 56 ही आना, 8 और 7 का एलसीएम। आपने इक्वल किया तो ये बात आई, लेकिन सवाल की कंडीशन तो ये है कि ए क्या करे, 4 रुपए कमाए, 1 की बचत करे, 3 का खर्चा कर दे। तो आपको दिख रहा होगा यहां पर इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3 है, जबकि ये तो 1:1 है। तो बेटर क्या रहेगा, इसको आप 4 से गुणा कर दो और इसको 3 से कर दो। अगर अब आप इनका रेशियो लोगे तो देखना 56 से 56 कट जाएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3 हो जाएगा। तो यहां देखना जरूरी बात क्या है, ये वाला जो पार्ट 8 और 7 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया भाई, हमें पहले तो ए की इनकम और एक्सपेंडिचर को इक्वल करना था। फिर उसने जो बात कही है कि 4 रुपए कमाएगा तो 3 का खर्चा करेगा, तो एक बार इसको 4 से करो और इसको किससे करो भाई, 3 से गुणा करो। ये क्या है, आपकी क्वेश्चन की कंडीशन, क्वेश्चन की कंडीशन। अब आप रेशियो ले सकते हो कैसे, ये वैल्यू कितनी, 8 गुणा 7 गुणा 4, तो ये क्या बनेगा 56 गुणा 4, एक इनकम। 8 गुणा 7 गुणा 3, 56 गुणा में 3 आएगा, रेशियो लोगे, सवाल की कंडीशन आपकी जस्टिफाई हो गई। अब मैं इन सबको हटा देता हूं, क्योंकि ये सारा खेल तो अपना अंडरस्टैंडिंग का था। इस पार्ट पर आप क्वेश्चन मार्क स्टार लगा लेना। क्या करते हैं ऐसे सवालों में, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है, पहले तो उस आदमी की इनकम एक्सपेंडिचर जो भी उसने 2 चीजें दे रखी है उनको इक्वल कर दो, फिर रेशियो निकाल लो जो सवाल की कंडीशन होती है उसके हिसाब से इसको सेट कर दो। इतना सा काम है। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो। सोल्व करने का तरीका क्या है भाई, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दोगे तो क्या आएगी, सेविंग। देखना ये कितना है भाई, 8 गुणा 7 56 गुणा 4, इसका अंदर गुणा करोगे, इसका अंदर गुणा करोगे, ये 56 गुणा 4 है, ये 56 गुणा 3 है। तो 56 गुणा 4 में से 56 गुणा 3 लेस करोगे तो कितना बनेगा, 56 इंटू में 1। एक काम आसान हो गया। फिर देखना जरा, यहां पर 9 गुणा में 32 है और यहां 9 गुणा में 21 है, तो यहां क्या बचेगा भाई, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओगे तो 32, 9 तो मैंने कॉमन ले लिया, 32 में से मेरा 21 चला गया, कितना बचा मेरे पास 11 बच गया। ये रिजल्ट हो गया 5699। वैसे देखोगे तो यहां से देखो इतना ही आपने सोल्व किया, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। आगे अगर आप इसे और सोल्व करना चाहें तो देखना जरा, 32 गुणा 12, 21 गुणा में 15। अब अगर आपको लगता है कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले ले, जैसे 3 इसमें भी है, इस गुणा में देखो, ये गुणा में है, ये भी गुणा में है, इसमें से इसको घटाना है। आपने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, चलो 3 चला गया मेरा। 4 नहीं आ रहा है कॉमन, इतना ही आएगा, चलो 3 आपने कॉमन ले लिया। तो यहां देखना 8 गुणा 4 32, 32 गुणा 4 128, माइनस 15 गुणा 7 135। क्या गड़बड़ की भाई हमने, गड़बड़ तो की है कोई ना कोई। 3 आपने कॉमन ले लिया, 64 128, ये बात तो ठीक है। 3 यहां से कॉमन आ गया और यहां 4 गुणा 4 16, 16 गुणा में 8 128, यहां से 3 गुणा 15 गुणा 7 105 होता है, ठीक है भाई। 15 गुणा 9 135 होता है। इसको सोल्व करोगे तो यहां वैल्यू अपने पास कितनी बच गई भाई 23, 23 गुणा 3, ये कितना आ जाएगा 69। बाकी आपका आंसर यहां पर इतना सा देख करके आ रहा था साफ साफ। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इस सवाल की अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार जब ये चीजें समझ आ गई तो एग्जाम में ये नहीं लिखना, ये कॉमन सेंस की बातें हैं। एबीसी एक सीक्वेंस में दे रखा है तो उसको भी नहीं लिखना है, सीधे सीधे आप डील कर सकते हैं। चलिए भाई, सवाल नंबर 644, 644। लैंग्वेज को रीड करो।
देखो 644 में इसने क्या कहा, किसी फैक्ट्री में कुशल, अकुशल और क्लर्क की संख्या 8:5:1 में है। कि अगर हम लोग बात करें उस फैक्ट्री की तो उसमें जो स्किल्ड वर्कर हैं उनकी संख्या 8 है, और जो यहां पर अनस्किल्ड वर्कर हैं वो कितने हैं, 5 हैं, और क्लर्क कितना है, 1। उनकी मजदूरी किस रेशियो में है, 5:2:3। कि स्किल्ड वर्कर को 5 रुपए मिले, अनस्किल्ड अकुशल वर्कर को 2 रुपए मिले, और स्किल्ड को कितने मिले भाई, 3 रुपए। ये रेशियो दे दिया। यदि उसमें अकुशल मजदूरों की संख्या 20 है तथा सभी की दैनिक मजदूरी 3180 रुपए है, तो प्रत्येक क्लर्क की दैनिक मजदूरी क्या है। देखो स्किल्ड वर्कर है आपके पास, अनस्किल्ड वर्कर है आपके पास, और क्लर्क आपके पास। और यहां पर देखना कुशल, अकुशल और इनकी संख्याएं दे दी। और देखो एक जगह आप जाकर के देखोगे तो अकुशल मजदूरों की संख्या कितनी है, 20, और रेशियो के अंदर कितनी बता रखी है इसने, रेशियो में देखोगे 5। तो सीधे सीधे मैं इनकी संख्या लिखना चाहूं कि नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, तो 5 की तुलना 20 से करोगे 4 गुना, तो इसका मतलब इसको भी 4 से करोगे तो ये एक्चुअल में 32 है। ये आपके 20 इसने बताई है, और यहां से गुणा किया आपने 4 से, तो ये 4 हो गया। ये मेरे पास एक्चुअल वैल्यू आ गई। ये रेशियो में ना लेकर के आप कह सकते हो ये एक्चुअल वैल्यू है। एक मजदूर की मजदूरी, एक की मजदूरी, हर एक को कितने रुपए मिलते हैं, तो देखना इसको कितने रुपए मिलते हैं, 5, इसको मिलते हैं 2, इसको मिलते हैं 3। मैं साथ में x का इन्वॉल्वमेंट कर देता हूं। क्लियर। सभी की दैनिक मजदूरी डेली, ये लोग 32 हैं, एक को 5x मिले, ये लोग 20 हैं, एक को 2x मिले, और ये लोग 4 हैं, एक को 3x मिले। सबका गुणा कर दो भाई, 32 गुणा 5 160x प्लस, देखो किसी भी संख्या को 5 से गुणा करते हैं, जैसे इसको 5 से गुणा करना है तो माइंड में एक छोटी सी बात ध्यान रखें, 32 गुणा में इसको अगर मैं 10/2 लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इससे इजी क्या हो जाएगा, 320 में 2 का डिवीजन करना 160। 5 का गुणा करने के कंपैरिजन में 2 का भाग देना आसान होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 32 को 5 से गुणा करने के बजाय मैं 320 में 2 का भाग दे दूं, तो इसमें ही तो भाग देना असल में 2 का, तो ये कितना आ गया 16, और एक आपका 0 मेंटेन है। ये कितना आ गया भाई 40x, ये कितना आ गया 4 3 12x, इक्वल का साइन लगा लो, 3180 रुपए, 160 40 200, और ये कितना आ गया 212x बराबर 3180। अब यहां से इसको आप सोल्व करोगे तो देखना जरा कितनी बार डिवीजन जाएगा। डिवीजन की बात करें तो एक बार तो 318 में सीधे सीधे चला गया, लिखा जा सकता है। 212 लेस करोगे, 18 में से 12 गया 6, और 3 में से 2 गया 1, 106 10 1060। किससे गुणा करूं, देखो 200 को 5 से करोगे 1000, 12 को 5 से करोगे 60, तो इसका मतलब 15 बार डिवीजन चला गया। आपसे पूछा क्या है, प्रत्येक क्लर्क 3x की वैल्यू 15 रख दोगे 45 रुपए, ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है भाई, तो ये सवाल थोड़े से धीरे धीरे अपने क्या है लेवल के आ रहे हैं बीच बीच में इस पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर, तो पेशेंस बना करके एक बार इनको खुद से जरूर करना। और क्या क्या अनवांटेड पार्ट है जो हटाना है वो आपको मैं ऑलरेडी वैसे भी बता चुका हूं। देखो क्या कहा, एक कार्यालय में पुरुष और महिलाओं के वेतन का अनुपात 15:4 है। इसका मतलब क्या हुआ, पुरुष को 15 रुपए मिलेंगे तो महिला को 4 रुपए मिलेंगे। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला के वेतन का अनुपात 3:2 है, कि हर एक आदमी और हर एक महिला प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला के वेतन का अनुपात 3:2 है। अच्छा, ऊपर वाली लाइन को भी गलत पढ़ लिया था। एक कार्यालय में पुरुष और महिलाओं के वेतन का अनुपात, जितने भी पुरुष हैं और जितनी भी महिलाएं हैं उनका अनुपात, उनकी जो टोटल सैलरी है उसका अनुपात 15 और 4 है। अगली लाइन में उसने प्रत्येक या ईच की बात की, हर एक आदमी को 3 रुपए मिलते हैं तो हर एक महिला को कितने रुपए मिलेंगे, 2 रुपए। कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 700, तो पुरुष कर्मचारी कितने हैं। इंपॉर्टेंट बात समझना, देखो टोटल सैलरी की अगर मैं बात करूं, टोटल सैलरी की बात करूं
तो आप क्या कहोगे, n गुणा में एक कर्मचारी, n गुणा में एक कर्मचारी की सैलरी। यही सिंपल सा लॉजिक होता है कि भाई 20 कर्मचारी हैं, एक को 1000 रुपए दोगे, 20 गुणा में 1000, 20,000 रुपए हो गए। अगर आपको संख्या चाहिए कि भाई कितने आपके पास कर्मचारी हैं, तो n की जब वैल्यू, या फिर इसको छोड़ो, सिंपल है, इसको भी सोल्व करोगे तो कर्मचारियों की आपके पास संख्या आ जाएगी। अब यहां से देखना जरा, एक कार्यालय में पुरुष और महिलाओं के वेतन का अनुपात टोटल सैलरी का है। ये आपके पास मेल है, ये आपके पास फीमेल है। टोटल पुरुष है उनको 15 रुपए मिलते हैं, और जो आपकी कुल महिलाएं हैं उनको 4 रुपए मिलते हैं। लिखा मैंने इक्वल में। मैं क्या कर रहा हूं, ये फॉर्मेट फॉलो कर रहा हूं, आदमियों के लिए अपन महिलाओं के लिए। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला के वेतन का अनुपात 3:2 है। एक आदमी को 3 रुपए मिलते हैं तो एक महिला को 2 रुपए मिलेंगे। महिलाओं, पुरुषों की संख्या मैंने x मान ली, महिलाओं की संख्या मैंने क्या मान ली, y मान ली। सोल्व कर दें, ये इससे कटेगा 2 बार, ये इससे कटेगा आपका कितनी बार, 5 बार। तो देखना जरा, 5 डिवीजन में 2 किसको बताता है, x/y। x क्या है, पुरुषों की संख्या, y क्या है आपकी, महिलाओं की संख्या। अगर दोनों का एडिशन करते हो तो कितना आता है, 7। 7 ना होकर ये कितना है भाई आपका, 700। तो आपसे पूछ रहा है कि पुरुष, कुल कर्मचारियों की संख्या 700 है, तो पुरुष कर्मचारी कितने हैं, पुरुष कितने हैं भाई, ये वाले, तो ये हो गया 500, लिखा जा सकता है। एक तरीका और भी यहां से अंडरस्टैंड करना भाई, एक तरीका और भी क्या अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसको हटा रहा हूं, बात यही है, लेकिन इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करके भी सोल्व कर सकते हो। क्या, अगर आपको कर्मचारियों की संख्या निकालनी है तो क्या लिखोगे, टोटल सैलरी अपॉन में एक एम्प्लॉय की सैलरी, लिखा जाता है। यह बात मैं कर लेता हूं कि आदमी मेरे पास कितने हैं, mn का मतलब है m आदमी को बताता है, n आदमियों की संख्या को, wn किसको बताएगा, w महिला, और n क्या है, संख्या। अब देखना, इसको अगर आप सीधे सोल्व करते तो एग्जाम में आप यहां भी सीधे सीधे डील कर सकते थे। क्या, सारे आदमी हैं उनको 15 रुपए दिए जाते हैं, एक आदमी को 3 रुपए दिए जाते हैं। आदमियों की संख्या कितनी, 15/3, तो ये कितना आ गया, 5। सभी महिलाओं को 4 रुपए दिए जाते हैं और एक महिला को 2 रुपए दिए जाते हैं, तो 4/2, महिलाएं कितनी, 2। अब एक बात बताओ, 5 2 कितना, 7। 7 किसको बताता है, 700। तो पुरुष चाहिए 500, महिलाएं चाहिए 200। ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, ये सवाल ऐसा है, थोड़ा सा पार्ट लिखोगे, एग्जाम वाली बात मैंने आपको बता दी है। चलो भाई, 646, 646। सिक्स 46 में देखना जरा, एक परीक्षा में पास हुए व फेल हुए छात्रों का अनुपात 25:4 है। कि पास अगर 25 स्टूडेंट होते हैं तो 4 फेल हो जाते हैं। यदि 5 छात्र और आ जाएं व फेल हुए छात्र 2 कम हो जाएं तो पास हुए छात्रों व फेल हुए छात्रों का अनुपात 22:3 हो जाता है। परीक्षा में शामिल कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। देखो, आपके पास लोग कौन कौन है, पास होने वाले, फेल होने वाले, और इन दोनों को ऐड कर दूं तो मैं टोटल। ये क्वेश्चन आप कई तरीकों से कर सकते हैं, जैसे आपका मन करे तो पास अपॉन फेल का रेशियो बना लें, उससे भी हो सकता है। आपका मन करे पास अपॉन टोटल का रेशियो बना लें। आपका मन करे फेल अपॉन में आप टोटल का रेशियो बना लें। ठीक है, जनरली इन दोनों में से कोई बात आप काम में लोगे तो ये थोड़ा सा स्पीड से हो जाता है और ये आसान लगता है दिखने में, क्योंकि हमें जनरली ऐसी आदत होती है, फेल पास चल रहा है तो इसी वे में हम लोग करते हैं। ठीक है, बाकी ऐसा है, अपना जो प्राइम फोकस है वो ये है कि अपना ये सवाल सोल्व हो जाए। ठीक है, कोई भी तरीका आप फॉलो करें उससे बात बन जाए। अब देखो, मैं टारगेट करता हूं पहले तो पास अपॉन फेल से। ठीक है भाई,
मेरे पास स्टूडेंट कितने हैं? पास होने वाले स्टूडेंट है मेरे पास 25, फेल होने वाले हैं मेरे पास 4। तो मैं क्या कर दूं, 25x तो पास होने वाले ले लिए मैंने और 4x मेरे क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है भाई, पास और फेल का रेशियो हो गया। अब क्या कह रहा है कि यदि 5 छात्र और आ जाएं, फेल हुए छात्र 2 कम हो जाएं, तो देखो पहले फेल कितने हो रहे थे, 4x। अब की बात करूं तो 2 कम हो। ये जो लाइन चल रही है ये कब की है, पहले की। और ये कब की बात चल रही है, यदि इफ का केस लग गया, 4x पहले थे, 2 कम आपके फेल हो। और इसने एक बात और कही है, 5 स्टूडेंट और आ चुके हैं। पहले जितने भी स्टूडेंट थे उनमें 5 स्टूडेंट और आ गए। जितने भी फेल हो रहे थे उससे 2 कम फेल हुए। तो एक बात बताओ मुझे, फेल होने वाले स्टूडेंट 2 कम हो गए, तो इसका मतलब ये 2 स्टूडेंट पास होंगे। 5 स्टूडेंट बाहर से आए हैं, वो किस में जाएंगे, पास में या फेल में? वो जाएंगे पास में। क्यों? अब बात को एक एक करके देखना। इसमें 4x स्टूडेंट फेल होते थे, 2 कम हुए, इसका मतलब ये 2 स्टूडेंट तो इधर चले गए। बाहर से 5 स्टूडेंट आए, वो फेल तो हुए नहीं है, क्योंकि फेल तो ऑलरेडी 2 कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो स्टूडेंट कहां जाएंगे, यहां पर। बस ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब का जो अनुपात है वो कितना है, 22 और 3 लिख दिया। आपको क्या वैल्यू फाइंड करनी है, 25x प्लस 4x की वैल्यू टोटल स्टूडेंट। देखना जरा, ये मत कहना कि सर अब जो स्टूडेंट है वो 5 ऐड करके बताओगे, नहीं 5 नहीं, ये ओरिजिनली स्टूडेंट थे। और ये वाली जो बात है अगर मैं पूरी की पूरी को कहूं तो ये मेरा क्या है, इफ केस, यदि ऐसा होता। ठीक है, इस पूरे के पूरे अगर पैटर्न की जो आपके सामने दिख रहा है, इसका मतलब है ये इफ केस। पहले ये था, अगर ऐसा हो जाए तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपको ओरिजिनल बात फाइंड करके बतानी है। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि जितना पहले आ रहा था उसमें 5 जोड़ दो। सवाल को ध्यान से पढ़ना, इस टाइप की एरर हो सकती है। सोल्व कर दें इसको। देखो 25 गुणा 3 75x बराबर 4x गुणा 22 गुणा 4 88x। ये 7 गुणा 3 आपका 21 और -2 गुणा ये 44। इसको इधर ले गए 75 और 13 कितना हो गया भाई, 88। ये इधर चला जाएगा 65। x की वैल्यू कितनी भाई, 5। टोटल स्टूडेंट कितने भाई, 29x। तो 29 को 5 से किया, 5 को 30 से करते 150, एक कम है तो ये कितना आ जाएगा, 145। ये आपका हो गया रिजल्ट, लिखा जा सकता है। इसको देखो क्रॉस मेथड से अगर आप ट्राई करना चाहें तो थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी पड़ती है डेटा लिखते टाइम। ओरिजिनली स्टूडेंट आपके पास कितने हैं भाई, 25x और 4x। ठीक है, बाद में अनुपात कितना बन रहा है, ये क्या चल रहे हैं आपके पास और फेल। बाद में अनुपात बन रहा है 22 और 3 का। ठीक है भाई, अब यहां देखना पास वालों के साथ क्या हुआ, फेल वालों के साथ क्या हुआ। फेल होने वाले जो स्टूडेंट थे आपके वो क्या हो गए, 2 कम हो गए, -2। ठीक है, पास होने वालों की अगर मैं बात करूं तो देखो 5 स्टूडेंट तो बाहर से आए, वो भी पास हुए हैं, और 2 फेल वाले भी किस में चले गए हैं, पास में। यहां देखो क्रॉस मेथड काम में लिया जा सकता है, लेकिन सावधानी रखनी है। ठीक है, आपको लगे आप कंफ्यूज हो सकते हैं तो बेटर है इसको प्रीफर करें। बाकी देखना 25 गुणा 3 75, 22 गुणा 4 88, 88 में से 75 चला गया 13x। 7 गुणा 3 21, इसमें से इसको लेस करना होता था लेकिन एक माइनस आ गया, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस, तो 44 21 आपका कितना, 65। x की वैल्यू साफ साफ आपको दिख रही है कितनी है, 5। ये स्टूडेंट आपको निकालने हैं 29x, तो ये कितने हो गए भाई, 145। तो क्रॉस मेथड काम करता है, बहुत सारी जगह काम करता है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है। अगर आपकी समझ में क्रॉस मेथड अच्छे से नहीं आया है तो आप इसको अवॉइड करें, इसको प्रीफर कर लें। चलिए भाई अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 647। 647 लैंग्वेज को जल्दी से आप इसको रीड करें, अगर अटेम्प्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखना इसने क्या कहा, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों के बीच अनुपात 6 और 5 है।
8 अधिक लड़के कक्षा में भर्ती हों और 2 लड़कियां कक्षा छोड़ दें तो यह अनुपात क्रमशः 11:7 हो जाता है। अब कक्षा में कितने लड़के हैं देखना जरा, बॉयज और गर्ल्स। ठीक है भाई, क्या रेशियो चल रहा है 6 और 5, तो लड़के 6x मान लिया आपने, लड़कियां 5x मान ली। अब इसने क्या कहा 8 लड़के और आ जाए, 8 आ गए, 2 लड़कियां क्लास को क्या करें छोड़ दें, छोड़ दिया, तो अब ये अनुपात जो है वो कितना हो जाएगा 11:7। ठीक है, अब कक्षा में कितने लड़के हैं, अब रिसेंट की बात कर रहा है तो आप सोल्व कर दो पहले, तो इसका कंक्लूजन निकाल लेंगे। देखना पहले x को सोल्व कर दो मैं, 11 गुणा 5 55x, 7 गुणा 6 42x, इधर 55x बन रहा है, इधर 42 बन रहा है, 42x को राइट में भेज दोगे तो कितना आ जाएगा 13x। 8 गुणा 7 56 माइनस 2 इधर आ जाएगा, 56 में 22 आप ऐड करोगे, 56 में 20 ऐड किया तो देखो 66 76 और ये कितना आ जाएगा 78। x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 6 लिखा जा सकता है। अब कक्षा में कितने लड़के और लड़कियां, ये तो कब की बात है पहले की, तो 6 गुणा 6 आपका 36 तो पहले थे, 8 लड़के और आ गए, 8 और 6 14 44 आपका क्या हो गया रिजल्ट। ठीक है भाई, आप इसको कैसे भी डील कर सकते, आपका मन करता तो आप बॉयज अपोन में टोटल भी टारगेट कर सकते थे। कैसे भाई, 6x तो लड़के 5x लड़कियां, तो कुल स्टूडेंट कितने 6 और 5 11x। क्या लिख रहा हूं मैं, बॉयज अपोन में टोटल। 8 लड़के आ गए तो लड़कों में बढ़ा दो, 2 लड़कियां चली गई तो देखो क्लास पर क्या फर्क पड़ा, 8 लोग आए 2 लोग चले गए, तो क्लास में 6 लोग तो बढ़े, तो टोटल स्टूडेंट 6 बढ़ गए। रेशियो बाद में क्या है, लड़के 11 हैं लड़कियां 7 हैं, तो टोटल कितना भाई 11 तो लड़के, नीचे 11 और 7 18, टोटल का रेशियो ऐसे लिखते 11 11 121, 18 6 आपका 108, 108 उधर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 13x, 18 8 आपका 144 हो गया, माइनस 11 गुणा 6 66 हो गया। ठीक है भाई, इसको आप इसमें से लेस करोगे तो ये 8 आ जाएगा, 6 1 7 ये 7, x की वैल्यू फिर से कितनी आ गई आपकी 7 निकल के, 13 6 78 6 निकल के आ गई, 6 6 36 प्लस 8 करोगे ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब चाहें तो इसमें क्रॉस मेथड लगा सकते हैं, एक बार के लिए मैं आपको हिंट दे देता हूं, बॉयज वर्सेस गर्ल्स कितने हैं भाई 6x और आपके 5x लिखा, और आगे रेशियो कितना बन रहा आपका 11 7। हुआ क्या है, लड़के 8 बढ़े हैं, लड़कियां 2 कम हुई, क्रॉस में देखो सोल्व करो, 55 6 7 42 तो कितना भी 13x, 8 7 56 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐड करोगे 78, किससे गुणा किया x की वैल्यू 6 आ गई, 6 गुणा 6 36, यहां ध्यान रखना प्लस 8 44। ठीक है भाई, तो जो भी आपको तरीका कन्वीनियंट लगे, थोड़ा सा स्पीड से इसलिए पढ़ा रहा हूं कि एक ही एक टाइप का सवाल चल रहा है, आपको समझ आ गया मेथड क्या क्या हो सकते हैं। 3 तो वो तरीके थे, एक आपका क्रॉस मेथड है, जो भी आपको ठीक लगे आप उसे प्रीफर कर सकते हैं। हालांकि जो जनरल मेथड है उसी से हम लोगों ने क्रॉस मेथड निकाला था, पीछे कैसे आया था ये बात भी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन की थी। 648 की बात करें, देखो किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों तथा जवानों का अनुपात 3:31 था। इसका मतलब क्या हुआ, पहले ऑफिसर आपके पास 3 थे और आपके पास जवान थे जो वो 31 थे सोल्जर्स। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए, अब यह अनुपात 1:13 हो गया। युद्ध से पहले रेजिमेंट में ऑफिसर्स की क्या संख्या थी, रेशियो लेना है, ऑफिसर्स वर्सेज सोल्जर्स का ले सकते हो, ऑफिसर्स वर्सेज टोटल का ले सकते हो, सोल्जर वर्सेज टोटल का ले सकते हो, जो आपको ठीक लगे। लड़ाई से पहले क्या था 3:31, 3x ऑफिसर थे, 31x आपके सोल्जर्स थे। अब युद्ध में क्या हुआ भाई, 6 ऑफिसर मारे गए, -6 हो गए, 22 सोल्जर्स जो है वो मारे गए। अब देखना जरा 3x में से 6 चला गया, अब ऑफिसर इतने, अब सोल्जर इतने, और अब का रेशियो कितना 1:13। पहले x को सोल्व करते हैं, 13 गुणा 3 39, ये 31 इधर आ जाएगा, 39 में से 31 लेस कर दिया 8x इक्वल 13 गुणा 6 78, इस साइड में चला गया, -22 1 से गुणा होगा -22 होगा, 78 में से 22 को लेस करोगे, 78 में से अगर 20 करें 58,
और 2 करोगे 56। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 7, 8 से काट दिया। लड़ाई से पहले रेजिमेंट में ऑफिसर्स थे ये 3x, x की वैल्यू रख दोगे 7 गुणा 3, आपका रिजल्ट आ गया 21, लिखा जा सकता है। इजी है, मतलब ये एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो इन सवालों को आप सीधे सीधे सोल्व कर सकते हो। 649 देखना भाई, 649 649। देखो इसने क्या कहा कि किसी परीक्षा में कोई एग्जाम है, उसमें चयनित और अचयनित, सेलेक्टेड स्टूडेंट और नॉन सेलेक्टेड स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स का अनुपात 5:1 है। मतलब सिंपल सा है, चयनित होने वाले 5 स्टूडेंट हैं, अचयनित उम्मीदवार आपके पास 1 है। यदि 100 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे तथा चयनित उम्मीदवारों की संख्या 20 कम हो जाए तो चयनित व अचयनित उम्मीदवारों का अनुपात 6:1 हो जाएगा। देखो रेशो किसका बन सकता है, कुछ कैंडिडेट सेलेक्टेड है, कुछ नॉन सेलेक्टेड है, और इनको ऐड कर दोगे तो टोटल कैंडिडेट आएंगे। आपका मन करे तो सेलेक्टेड वर्सेस नॉन सेलेक्टेड ले सकते हो, सेलेक्टेड वर्सेस टोटल ले सकते हो, नॉन सेलेक्टेड वर्सेस में टोटल ले सकते हो, जैसा आपका मन करे। आपको हर सवाल तीनों ही मेथड से और प्लस में क्रॉस मेथड पर कमांड बनाना चाहते हो तो क्रॉस मेथड। ये जो सवाल आपके चल रहे हैं इस टाइप के 4 तरीके आपके पास डील करने के, आप खुद से जब इनको करें चारों ही मेथड से करें, ठीक है। ऑटोमेटिक आप फिर लैंग्वेज समझ के कर सकते हो कि भाई ये वाला ठीक रहेगा, या बाय चांस किसी एक लैंग्वेज में कंफर्ट नहीं हो तो टोटल वाली लैंग्वेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो आपका होमवर्क रहेगा। किसको लें भाई, चलो सेलेक्टेड वर्सेज में टोटल को टारगेट कर दूं, चयनित उम्मीदवार और कुल उम्मीदवार। चयनित उम्मीदवार कितने भाई 5, 5x, अचयनित 1 है तो टोटल कितने भाई 5 और 1 6, 6x हो गए, ठीक है। शुरुआत के अंदर टोटल 6x हो गई, यही हमें फाइंड करना। अब देखो परीक्षा में 100 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, ये जितने भी थे ना टोटल, इसमें से क्या कर दिया आपने 100 को एब्सेंट रख दिया, क्लियर। चयनित उम्मीदवारों की संख्या 20 कम हो गई, इनको 20 कम कर दिया। कोई और दिमाग लगाना है, कहीं दिमाग नहीं लगाना। अब देखो सेलेक्टेड कैंडिडेट कितने हैं रेशियो में 6, नॉन सेलेक्टेड कितने 1, लेकिन आपको तो नीचे क्या लिखना टोटल, तो 6 और 1 कितना 7। एक्स को सोल्व करो, 7 गुणा 5 35x, 6x गुणा 6 36x, 35 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 35, 36 में से 35 गया, x बचा। 7 गुणा 20 माइनस का 140, और ये 100 गुणा 6 माइनस का 600, ये इधर आएगा। 600 में से 140 लेस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 460। आपको टोटल कैंडिडेट्स बताने थे, x की वैल्यू रखो 6x है, 6 से मैं गुणा कर देता हूं 0, 6 6 36, 6 4 24 और 3 24 और 3 27, 2760 टोटल कैंडिडेट। 4 तरीके बताए हैं, चारों से प्रयास करके देख लेना। क्रॉस मेथड छोड़ना चाहो तो भी कोई समस्या नहीं है, क्रॉस मेथड छोड़ते हो तो कैलकुलेशन इस तरीके में करनी है। ऐसा नहीं, कई बच्चे देखो ये आदतें हैं यार, छोड़ने का प्रयास करो। 7 गुना जैसे कई क्या करेंगे 35x लिखेंगे, माइनस 140 लिखेंगे, 36x लिखेंगे और माइनस का 600 लिखेंगे। देखो अगर कैलकुलेशन आपकी टिपिकल जाती है, मैं ये मानता हूं ऐसे कर दो, कोई बुराई नहीं, लेकिन कैलकुलेशन आसान है। फिर अगले पार्ट में आप इसको लिख रहे हो, ये x है, 600 में से ये चला गया 460 आ गया। अब ये लाइन क्यों लिख रहे हो, एक लाइन को लिखने में ही लिखने में कम से कम 10 सेकंड का आपका टाइम चला गया, 10 से 15 सेकंड। अगर आप अपनी आदतों को सुधारेंगे तो ऐसा नहीं है वो एक सवाल में सुधरेगी, वो आपकी ऑल ओवर मैथ्स के अंदर सुधरेगी। रीजनिंग के अंदर भी यही पैटर्न होता है, आप कुछ आदतें अपनी इंप्रूवमेंट करो, वो ऑल ओवर रीजनिंग के अंदर ही इंप्रूव होती है। तो ये ना समझे कि गुरुजी 10 सेकंड से क्या फर्क पड़ता है, 10 सेकंड से एक सवाल के हिसाब से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5 सवाल के हिसाब से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पूरे पेपर में अगर आप देखते हो कि ज्ञान उतना ही है, सवाल वैसे ही सोल्व कर रहे हो, अनवांटेड लिख रहे हो, काम वो का वही करना पड़ रहा है, मल्टीप्लाई है, ये है वो है, तो बेटर है कि ये जो हर जगह 10 12 15 सेकंड इस टाइप की आपके अंदर आदत है उसको छोड़े।
चलिए भी सवाल नंबर 650 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 650। सबसे पहला काम है आप लैंग्वेज को रीड करें। देखना क्या कहा, एक क्लास के अंदर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 2:1 है। 15 लड़कियां क्लास छोड़ के चले गई, उसके बाद 45 लड़के क्लास छोड़ करके चले गए। अब अनुपात जो आपका 1:5 हो जाएगा। बताइए शुरुआत में कितनी लड़कियां थी? किसी का भी रेशियो ले लो भाई, बॉयज वर्सेस गर्ल्स को टारगेट कर लो। लड़के कितने थे शुरुआत में? 2x। लड़कियां कितनी थी? x। ये तो स्टार्टिंग की बात है। इसका मतलब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? शुरुआत में गर्ल्स कितनी थी, x की वैल्यू निकालनी। अब देखो क्या हुआ, 15 लड़कियां छोड़कर चली गई, x में से 15 कम कर दिया। उसके बाद 45 लड़के भी छोड़ के चले गए, जितने थे उनमें से 45। तो अब ये लड़के हैं, अब ये लड़कियां हैं। अनुपात कितना बता रहा भाई? 1:5। सोल्व करें, x को निपटाओ पहले। 5 गुणा 2 10x, ये x से इधर आ जाएगा, लेफ्ट में 9x। 45 गुणा में 5, ये माइनस का है, ये उधर चला जाएगा। ये आपका -15 1 से गुणा होगा, -15। देखो 5 को 40 से करोगे कितना आएगा आपके पास? 200। 5 गुणा 5 25। तो इसका मतलब ये 225 प्लस का है, 15 लेस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 210। x की वैल्यू निकालोगे, 9 गुणा में 2 18 और 3 बचा। क्या गड़बड़ की है भाई हमने? लड़के तथा लड़कियों का अनुपात। 15 लड़कियां क्लास छोड़ के चले गई, 45 लड़के क्लास छोड़ करके चले गए। और ठीक है, बात तो इतनी सी बन रही है। ये आपका 5 गुणा 2 10, ये आपका x इधर आ गया। 5 गुणा 5 25, 5 गुणा 4 20 और 2 22। 45 गुणा 5 225, और उसमें से ये लेस कर दिया, आपके पास 210 आ गया। 9 गुणा 2 18। कैलकुलेशन में गड़बड़ की है भाई। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन अ ग्रुप 2:1 इसने बताया है। 15 लड़कियां क्लास छोड़कर चली जाएं, 15 छोड़ दी हैं। उसके बाद 45 लड़के भी क्लास छोड़कर चले जाएं, तो यह अनुपात 1:5 हो जाता है। और रेशियो की सीक्वेंस में था बॉयज वर्सेस गर्ल्स में। चलो एक लास्ट ट्राई और करके देख लेता हूं। 5 गुणा 2 10x हो गया, ये आपका x हो गया, इधर आएगा 9x। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। 5 को 40 से करते हो तो आपका 200 और ये 5 और आ गया 225। 225 आपका इधर जाएगा, इधर माइनस का 15। 225 में से 15 लेस किया 210। 9 गुणा में 2 18। 18 के बाद आपके पास 3 बचा, तो फिर ये 9 3 27 है, तो पॉइंट्स में चला गया। ऐसा तो संभव नहीं। ठीक है भाई, देख लेना इसका क्या रिजल्ट होगा। देखो हो सकता है कि कोई मिस्टेक मैंने कर रखी हो, मेरे पकड़ में नहीं आ रही है। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे बहुत बार डेटा चलते चलते ऐसा भी लिख दिया था एक सवाल में, इधर 360 में कुछ डिवीजन करना था, अगली लाइन में 300 का डिवीजन कर दिया। ठीक है, तो कई बच्चे ऐसे भी कमेंट कर देते हैं, जैसे कई बार स्ट्रीम के अंदर कि सर ये दिख क्यों नहीं रहा आपको। तो पहली बात तो आप प्रीमियर देख रहे हैं, ये लाइव क्लास नहीं चल रही, आपकी प्रीमियर चल रहा है। ठीक है, अब इसमें विशेष ध्यान रखें, जो मैंने मिस्टेक कर दी है अब वो मेरे पकड़ में नहीं आ रही है। हो सकता है वो आपको मिस्टेक दिख रही हो, पैटर्न आपको पता चल गया है कि कैसे इनको डील करना है। चलो भाई 651 651 651 में देखना भाई, इसने क्या कहा। किसी स्कूल के 132 परीक्षार्थियों में से सफल छात्रों का असफल छात्रों से 9:2 है। यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते तो सफल छात्रों का असफल छात्रों से क्या अनुपात होगा। इंपॉर्टेंट बात देखना, पास होने वाले स्टूडेंट और फेल होने वाले स्टूडेंट किस रेशियो में है? 9:2। और टोटल स्टूडेंट 11 किसको बताता है भाई? 132 को। किससे गुणा किया? डिवीजन कर दो 12 से। इसका मतलब 108 स्टूडेंट, मैं फिर 12 का गुणा कर रहा हूं, और ये 12 गुणा 2 24। 108 स्टूडेंट पास हुए थे, 24 आपके फेल हुए थे। अब आपसे ये क्या कह रहा है कि यदि 4 छात्र और उत्तीर्ण हो जाते, 4 अगर और पास होते तो ये कितने हो जाते? 112। ये कितने होते? ये 20 हो जाते। इंपॉर्टेंट बात बस यही है, ये वाली जो लाइन है यही इंपॉर्टेंट है। रीजन,
अलग से मत ले आना स्टूडेंट, स्कूल में लिमिटेड कर दिए उसने स्टूडेंट 132। उसने ये नहीं कहा कि बाहर से 4 स्टूडेंट आए थे और वो पास हो गए ना, जो फेल हो रहे थे, ये अगर 4 ज्यादा पास हो रहे हैं तो इसका मतलब फेल होने वाले थे, उसमें से हट करके ये इसमें आ गए। इसे सोल्व करना है। 4 से काट दो भाई, ये तो 5 आ गया, 4 गुणा 2 8, 3 4 8 32, 28:5 आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला डेटा एकदम आसान है, कंपैरिजन वाला, देख करके लिखने की नीड थी, सीधे सीधे 652 652। लैंग्वेज को रीड करो एक बार के लिए। देखो इसने क्या कहा, 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिल हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है तथा लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात बदलकर 7:6 हो जाता है। कितनी नई लड़कियों ने दाखिला लिया? अब सिंपल सा लॉजिक लगाओ। पहले तो ये देखो असल में शुरुआत में लड़के और लड़कियां है कितने, तो देखना जरा 5:4। टोटल स्टूडेंट कितने भाई? 9। ये 9 किसको बताता है? 432 को। किससे गुणा किया? 9 गुणा में 4 36। ठीक है भाई, 36 के बाद यहां पर कितना बचा? 7 और 6 13, 9 8 72। 48 को 5 से गुणा करना है, 240 आ गया। 48 गुणा 4, 8 4 32, 4 4 16, 3 19, 200 300 और 9 4 13। ठीक है, आपके पास लड़के कितने हैं? 240। आपके पास लड़कियां कितनी है स्कूल में? 192। अब आप टारगेट किसको कर लो भाई? बॉयज और गर्ल्स को। ठीक है भाई, आपका मन करे बॉयज टोटल को भी कर सकते हो, बॉयज वर्सेज में आप टोटल, गर्ल्स वर्सेज में आप टोटल, कैसा भी आपका मन करे वैसे डील कर सकते हैं। देखना, लड़के 240 हो गए, लड़कियां कितनी भाई? 192। अब इसने आपसे क्या कहा कि लड़कों की संख्या 12 बढ़ गई, तो मैं इसमें 12 बढ़ा करके लिख देता हूं। 240 में 12 जोड़ दिया। अब लड़के कितने हो गए आपके? 252। लड़कियां कितनी है भाई? लड़कियां मुझे नहीं पता कितनी बढ़ी, मैंने मान लिया X बढ़ गई है। अब ये अनुपात जो है लड़कों और लड़कियों का कितना हो गया? 7:6 लिखा जा सकता है। चलो भाई सोल्व करें। 7 से कट रहा है, देख लेते हैं। 7 से कट रहा है, 7 3 21, 4 बचा, 7 6 42, 6 गुणा 6 सॉरी 36 गुणा 6 216 बराबर 192 प्लस x। x की वैल्यू लेस करोगे, 192, 8 इधर वाला 16 उधर वाला, तो 24 आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है भाई, ये सिंपल सा सवाल था। चलिए सवाल नंबर 653। थोड़ी सी डिफरेंट आपकी लैंग्वेज आई है अब इन सवालों में। स्पीड कहीं कहीं आपको लग सकता है कि फास्ट हो रही है। रीजन इसका इतना ही है कि कुछ सवाल सेलेक्ट किए जाते हैं कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले कि इतने सवाल तो एटलीस्ट स्टूडेंट को करवाए जाएं। तो इस वजह से क्या होता है, एक ही टाइप के जब सवाल बार बार चलते हैं, मेरा प्रयास तो यही रहता है कि हर टाइप के कम से कम 3-3 4-4 या 5-5 सवाल करवाऊं। जो इंपॉर्टेंट टाइप है उनके तो 6-6 सवाल भी हो जाते हैं अपने, तो वहां पर 1 या 2 सवाल करवाने के बाद कई बार स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। तो आप इन चीजों को तो थोड़ा मैनेज करें। क्या कहा देखो, एक व्यक्ति अपनी 12,900 रुपए की धनराशि को 5 पुत्र हैं इसके, 5 सन हैं और 4 डॉटर हैं और 2 भतीजे हैं, इनमें बांटता है। प्रत्येक पुत्री को भतीजे से 4 गुना प्राप्त करता है और प्रत्येक पुत्र भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करता है। ठीक है भाई, देखो क्या लिख सकते हो, सन, डॉटर, नेफ्यू। ठीक है, भतीजे को अगर 1 मिला तो डॉटर को कितना मिला भाई? 4 गुना, इसका 4 गुना। भतीजे को 1 मिला तो ये सन को कितना मिला? 5 गुना। ये कंपैरिजन इसने एकदम आसान दे रखा है, सीधे सीधे रेशियो बन गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक पुत्र, ये तो हो गया आपका प्रत्येक पुत्री का हिस्सा। हर एक डॉटर को मैं मान लेता हूं x ले लो, हर एक पुत्र को 5x रुपए मिलते हैं, डॉटर को 4x मिलते हैं और जो नेफ्यू है उसको x रुपए मिलते हैं। अब ये है कितने? 5 बेटे हैं इसके, 4 आपके पास बेटियां हैं और 2 आपके पास भतीजे हैं। तो 5 लोगों को 5x के हिसाब से कितने रुपए मिले भाई? 25x।
4 लोगों को 4x के हिसाब से कितने मिले 16x, 2 लोगों को x के हिसाब से कितने मिले 2x। ऐड करोगे आप यहां से 16 2 18, 18 25 आपका 8 5 13 43x। ये कुल रुपए उसे देने पड़े और ये किसको बताता है 12,900। 43 गुणा 3 और 2 लग गए 0। अब क्या पूछ रहा है, प्रत्येक पुत्री का हिस्सा 4x, x की वैल्यू 300, 4 गुणा 3 1200। ये आपका रिजल्ट हो गया, कुछ खास है नहीं इस सवाल में। 654 654। देखो इसने क्या कहा 654 में 53 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार से बांटना है। ए बी से 7 रुपए अधिक प्राप्त करता है, बी को जितने भी मिलेंगे उससे 7 ज्यादा, और सी से और बी जो है वो सी से 8 रुपए अधिक प्राप्त करे तो उनके हिस्सों का अनुपात देखना। एक आपके पास ए है, एक आपके पास बी है और एक आपके पास सी है। अब मैं क्या करता हूं, सी को x रुपए दे देता हूं, बी क्या करता है सी से 8, तो बी को कितने रुपए मिलेंगे भाई x प्लस 8 मिलेंगे। ए को कितने मिलेंगे, इससे भी 7 रुपए ज्यादा, x प्लस 8 तो इसको मिल गए, 7 और ऐड कर दोगे 8 7 15। सभी को मिलाकर के कितने रुपए मिले हैं 53 रुपए। सबका अलग अलग हिस्सा निकालना, x की वैल्यू निकाल लो। यहां से ये वैल्यू देखो x तो सभी में 3x, 8 5 13 23 लेस कर दोगे तो यहां पर कितना बचेगा 30। x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो इस a को कितने रुपए मिले 10 प्लस 15 25, 10 8 18 और ये आपका 10। अनुपात हो गया 25 अनुपात 18 अनुपात 10। ठीक है, नकली टाइप का ही सवाल है, कोई खास दिमाग नहीं लगाना इस सवालों में। देखना जरा 655 655 655। लैंग्वेज को आप रीड करें यहां पर। देखो इसने क्या कहा 2368 रुपए 8 आदमी 10 महिलाएं और 12 बच्चों के बीच बांटना है। प्रत्येक आदमी को महिला से 25% ज्यादा और महिला को प्रत्येक बच्चे से 25% अधिक मिलता है। प्रत्येक महिला के द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात करें। देखो आदमी है, औरत और बच्चा। अब इसने क्या कहा प्रत्येक महिला को बच्चे से 25% अधिक, 25% 1/4 होता है, तो बच्चे को अगर 4 रुपए मिलेंगे तो इसको कितने मिलेंगे 5 रुपए मिलेंगे, लिखा जा सकता है। फिर आगे देखना जरा, प्रत्येक आदमी को प्रत्येक महिला से 25% ज्यादा, महिला को अगर 4 रुपए दोगे तो आदमी को 5 रुपए मिलेंगे। ठीक है, अब या तो आपको ये चीज सिंप्लीफाई करनी आनी चाहिए कि 5 गुणा 5 25 आदमी को मिल गए, 5 गुणा 4 20 औरत को मिल गए, 4 गुणा 4 16 आपको बच्चे को मिल गए। जैसे मैंने पीछे सिखाया था ना वेरियस रेशियो टू सिंगल रेशियो। अगर इस बात में आप कंफर्ट नहीं है, अगर इस बात में आप कंफर्ट नहीं है तो देखना क्या करोगे, बच्चे को 4 रुपए मिले, महिला को 1 बढ़ाकर 5। अब देखो आदमी को इससे भी 25% ज्यादा, 5 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसका 25% और मिलेगा। 25% क्या होगा 1/4, तो ये 5/4। पूरे को 4 से गुणा कर देता हूं तो ये 20 और 5 कितना आ गया 25, ये आपका 20 और ये कितना 16। रेशियो सिंप्लीफाई। अब ये क्या है, हर एक आदमी को मिलने वाला पैसा है, इसके साथ मैंने x इन्वॉल्व कर दिया। मेरे पास आदमी कितने हैं 8, महिलाएं मेरे पास कितनी है 10 और बच्चे कितने हैं मेरे पास 12। लिखे, एक आदमी को 25x मिलते हैं, एक महिला को 20x मिलते हैं, एक बच्चे को 16x मिलते हैं। इनकी संख्या आपके पास इधर है। प्रत्येक महिला 20x रुपए लेती है, 20x की वैल्यू निकालनी। सोल्व करें, देखो 25 गुणा 8 200, 20 गुणा 10 200, 16 गुणा 12, तो ये तो देखो सीधे सीधे सोल्व हो गया 400। 16 गुणा 12, 16 को 10 से करते हो 160, फिर 2 से करोगे 32, 192 हो गया। तो 200 200 400 592x बराबर किसके भी 2368। परफेक्ट रिजल्ट आ रहा है, कटेगा। ये लगभग कितना है आपका 600 और ये लगभग कितना है 2400। 4 से कटता हुआ दिख रहा है, मैच करवा लो। 4 गुणा 2 8, 9 गुणा 4 36, 5 4 20 और 3 23। x की वैल्यू 4,
प्रत्येक महिला को 20 गुणा 4 80 रुपए मिलेंगे। ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है भाई, कई सारे सवाल इसीलिए लिए थे मैंने कि कोई कंफ्यूजन ना हो आपके माइंड में किसी भी टाइप का। सवाल नंबर 656 ये रहेगा आपका होमवर्क। स्क्रीनशॉट ले लो भाई इस सवाल का और रिप्लाई भी एटलीस्ट उनका किया करो जो जो आपको काम दिया जाता है। चलिए भाई, अब देखो ये जो भी सीक्वेंस आपका चल रहा है, आज के कई सारे सवाल थे आपके इंपॉर्टेंट थे। जो बच्चा आज ही जुड़ा है, अगर वो रेलवे की तैयारी कर रहा है और उसे सिलेक्शन चाहिए तो रेलवे की जो सीरीज है उसे डे 1 से देखें। ठीक है, आप 5 या 6 क्लास देखो। 5 या 6 क्लास के अंदर आपको एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट खुद के अंदर देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन सोल्व भी हो रहे हैं और आपका टाइम भी बचना स्टार्ट हो रहा है। तो ये पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं। आपको ये हमारे सेशन कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं तो भी कमेंट किया करें, और आपके अगर कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, सुझाव वो बच्चे तो मत ही देना जो 1-2 दिन से क्लास देख रहे हैं, पिछला कोई पार्ट वो देखना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसे सुझावों का लेकर भी क्या करेंगे, अगर आप स्टार्टिंग से डे 1 से चल रहे हैं या रेगुलर बेसिस पर जैसे रेशियो चला तो इस चैप्टर को पूरा आप पढ़ रहे हैं, तब आप सुझाव दें तो ठीक भी लगेगा कि हाँ सर मैं ये पार्ट देख रहा था लेकिन यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है या मुझे चीजें समझ नहीं आ रही हैं, तो वो बच्चे बिल्कुल अपना सुझाव रख सकते हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगी और डाउट कहाँ पूछ सकते हैं, इनकी लिंक कहाँ मिलेगी, सारा कुछ मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।